नमस्कार दोस्तों, पीके एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, पीके एजुकेशन के माध्यम से आपको रुक्मणी सीरीज को कवर कराया जा रहा है। इस सीरीज में हम आपको 6000 प्लस क्वेश्चन का विश्लेषण कराएंगे, जिसका हमने 2 चैप्टर ऑलरेडी कवर कर लिया है। आज तीसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे, जिस चैप्टर का नाम है ऊतक। इसमें प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, पीके एजुकेशन को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि दोस्तों ये जो साइंस का सीरीज हमने स्टार्ट किया है आपके लिए, ये आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है। दोस्तों, देर न करते हुए आइए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज का चैप्टर है ऊतक, जिसे इंग्लिश में टिश्यू कहते हैं। इसके अंतर्गत हम लोग आज प्लांट टिश्यू एंड एनिमल टिश्यू के बारे में जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं बन सकते हैं, उसको आज हम देखेंगे इसमें। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। इसका पहला क्वेश्चन जो है, शरीर में सबसे अधिक पाया जाने वाला ऊतक है। तो इसमें जो है आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, संयोजी ऊतक। दोस्तों, इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। शरीर में सबसे अधिक पाया जाने वाला ऊतक संयोजी ऊतक है, जिसे इंग्लिश में कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। संयोजी ऊतक विभिन्न अंगों और ऊतकों से संबंध करता है। एपिथेलियल टिश्यू ऊतक अंगों की बाहरी परत तथा आंतरिक अंगों की भीतरी स्तर का निर्माण करती है। और मस्कुलर टिश्यू, जिसे हिंदी में पेशी ऊतक कहते हैं, प्रचलन तथा विभिन्न प्रकार की गतियों के लिए पेशी ऊतकों की आवश्यकता होती है। तंत्रिका तंत्र अर्थात नर्वस टिश्यू शरीर के समस्त अंगों व कार्यों में सामंजस्य स्थापित करना तंत्रिका ऊतक की विशेषता है। ठीक है, आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 2 की तरफ। प्रश्न नंबर 2 है, मौस में संवहन ऊतक बने होते हैं, अर्थात मौस में कंडक्टिंग टिश्यू बने होते हैं। इसके 4 ऑप्शन हमारे सामने हैं। पहला ऑप्शन है मृदूतक, अर्थात पेरेन्काइमा, जिसे इंग्लिश में कहते हैं। और दूसरा ऑप्शन है स्थूल कोण ऊतक, जिसे कोलनकाइमा इंग्लिश में कहते हैं। तीसरा ऑप्शन है सी, जाइलम। और चौथा ऑप्शन है फ्लोएम। इसका जो है कौन सा ऑप्शन सही होगा ये हमें बताना है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, पेरेन्काइमा। ठीक है, मौस में संवहन ऊतक अर्थात कंडक्टिंग टिश्यू पेरेन्काइमा के बने होते हैं। ठीक है, स्थूल कोण अर्थात कोलनकाइमा ऊतक यह पत्ती तथा तने में पाया जाता है। इस ऊतक के दीवार में सेलुलोज के जमा हो जाने से मोटी हो जाती हैं। यह पौधों की यांत्रिक सहारा प्रदान करता है। इस ऊतक में इलास्टिक के गुण होते हैं, जो आंधी तूफान में पत्ती एवं तना को टूटने से बचाने का कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, फ्लोएम द्वारा खाद्य पदार्थ मुख्यतः स्थानांतरित होता है। इसके 4 ऑप्शन हमारे सामने है। पहला ऑप्शन है फ्रक्टोज के रूप में, दूसरा ऑप्शन है ग्लूकोज के रूप में, तीसरा ऑप्शन है सुक्रोज के रूप में, और चौथा ऑप्शन है स्टार्च के रूप में। तो इसका जो ऑप्शन नंबर हो जाता है सी, सुक्रोज के रूप में। ये सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। सुक्रोज के रूप में फ्लोएम द्वारा खाद्य पदार्थ मुख्यतः स्थानांतरित होता है। फ्रक्टोज प्राकृतिक रूप से सबसे अधिक मीठा होता है, शहद में पाया जाता है यह। और फोटोसिंथेसिस के द्वारा निर्मित कार्बोहाइड्रेट स्टार्च के रूप में पौधे के जड़ तथा तना में संचित होता है। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 4 की तरफ।
अधिकांश स्वपोषी पादप ऊर्जा को किस रूप में संचय करते हैं? इसके चार ऑप्शन हमारे सामने हैं। पहला ऑप्शन है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, H2O अर्थात जल, और तीसरा ऑप्शन है स्टार्च, और चौथा ऑप्शन है प्रोटीन। तो कौन सा सही हो जाएगा ये हमें बताना है इसमें। इसका जो ऑप्शन नंबर सी है चौथे का, वो सही हो जाएगा स्टार्च। अधिकांश स्वपोषी, जिसे ऑटोट्रॉफ्स बोलते हैं, पादप ऊर्जा को स्टार्च के रूप में संचित अर्थात संचय करते हैं। 1 ग्राम प्रोटीन से 4.2 कैलोरी ऊर्जा की प्राप्ति होती है। प्रोटीन ऊतक तथा कोशिका की वृद्धि एवं विकास में सहायक होते हैं। ठीक है, अब चलते हैं प्रश्न नंबर 5 की तरफ। प्रश्न नंबर 5 है हमारा, पौधों में जल का संवहन ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर किसके मार्ग से होता है? इसके चार ऑप्शन हमारे सामने हैं। पहला ऑप्शन है कैम्बियम, दूसरा ऑप्शन है फ्लोएम, तीसरा ऑप्शन है जाइलम, चौथा ऑप्शन है अधिचर्म। तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी है सही हो जाएगा जाइलम। पौधों में जल का संवहन जाइलम के द्वारा होता है। कैम्बियम एक ऊतक है जो पौधे के विकास में सहायक होता है। ठीक है, अब चलते हैं प्रश्न नंबर 6 की तरफ। प्रश्न नंबर 6 है, पौधे का वह भाग जो पानी एवं विलेयों को जड़ों से पौधों के अनेक भागों में ले जाता है वह है। पहला ऑप्शन है फ्लोएम, दूसरा ऑप्शन है जाइलम, तीसरा ऑप्शन है ड्यूडीनियम, चौथा ऑप्शन है स्क्लेरिसीड्स। तो इसका कौन सा ऑप्शन सी हो जाएगा हमें बताना है। तो ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा जाइलम, ये हमारा सही हो जाएगा। पौधे का वह भाग जो पानी एवं विलेयों को जड़ों से पौधे के अन्य भागों में ले जाता है जाइलम कहलाता है। ठीक है, पौधों में जल व खनिज लवण का संवहन जाइलम के द्वारा होता है। ठीक है, प्रश्न नंबर 7 की तरफ चलते हैं। पौधों में जल की ऊपर की ओर गति कहलाती है। इसके चार ऑप्शन हमारे सामने हैं। पहला ऑप्शन है जलस्राव, दूसरा ऑप्शन है वाष्पन, तीसरा ऑप्शन है वाष्पोत्सर्जन, चौथा ऑप्शन है रसारोहण। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा हमारा? ऑप्शन नंबर डी रसारोहण। पौधों में जल की ऊपर की ओर गति कहलाती है रसारोहण। ठीक है, पत्तियों में स्टोमेटा, जिसे रंध्र बोलते हैं हिंदी में, पाया जाता है, जिसके द्वारा वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है। वाष्पोत्सर्जन की दर को फोटोमीटर में मापा जाता है। वाष्पोत्सर्जन की दर को फोटोमीटर में मापा जाता है। ठीक है, प्रश्न नंबर 8 की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 8 है हमारा, पौधों की लंबाई में वृद्धि के लिए आवश्यक नहीं है। तो इसमें हमारा नेगेटिव पॉइंट देखना है। इसके चार ऑप्शन हमारे हैं सामने। पहला ऑप्शन है सोडियम, दूसरा ऑप्शन है कैल्शियम, तीसरा ऑप्शन है नाइट्रोजन, चौथा ऑप्शन है फास्फोरस। तो इसका जो पहला ऑप्शन है सोडियम, वो सही हो जाएगा। पौधों की लंबाई में वृद्धि के लिए सोडियम आवश्यक नहीं है। ठीक है, प्रश्न नंबर 9 की तरफ चलते हैं। अशुद्धि से पूर्ण रूप से मुक्त परम शुद्ध जल को कहा जाता है। इसके चार ऑप्शन हमारे सामने हैं। पहला ऑप्शन है आसुत जल, दूसरा है खनिज जल, तीसरा ऑप्शन है झरने का जल, चौथा ऑप्शन है उबाला हुआ जल। तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा आसुत जल। अशुद्धि से पूर्ण रूप से मुक्त परम शुद्ध जल आसुत जल, जिसे डिस्टिल्ड वाटर कहा जाता है। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 10 की तरफ।
पौधों की चालनी नलिका कोशिकाओं और स्तनधारियों की लाल रक्त कोशिकाओं की संरचना में एक विशेष समानता है। इसके 4 ऑप्शन हमारे सामने हैं। पहला ऑप्शन है केंद्रक न्यूक्लियस की अनुपस्थिति। दूसरा ऑप्शन है हरित लवक अर्थात क्लोरोप्लास्ट की अनुपस्थिति। तीसरा ऑप्शन है कोशिका भित्ति अर्थात सेल वॉल की अनुपस्थिति। चौथा ऑप्शन है हीमोग्लोबिन की उपस्थिति। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर जो हमारा ए है वो सही हो जाएगा, केंद्रक की अनुपस्थिति। न्यूक्लियस की अनुपस्थिति के कारण पौधे की चालनी नलिका कोशिकाओं और स्तनधारियों की लाल रक्त कोशिकाओं की संरचना में समानता पाई जाती है। ठीक है, प्रश्न नंबर 11 की तरफ चलते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 11 है, निम्नलिखित में से किस एक भारतीय वैज्ञानिक ने पादपों में जल की लंबी दूरी के अभिगमन का सिद्धांत प्रस्तावित किया? इसके 4 ऑप्शन हमारे सामने हैं। पहला ऑप्शन है जेसी बोस। दूसरा ऑप्शन है बीरबल साहनी। तीसरा ऑप्शन है पी माहेश्वरी और चौथा ऑप्शन है एनएस परिहार। तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए है जेसी बोस, ए सही हो जाएगा। जेसी बोस ने पादपों में जल की लंबी दूरी के अभिगमन का सिद्धांत का प्रतिपादन किया। बीरबल साहनी अंतर्राष्ट्रीय ख्याति के पुरावनस्पति वैज्ञानिक थे। पी माहेश्वरी के आवृत्ति बीजी अर्थात एंजियोस्पर्म का परखनली निषेचन टेस्ट ट्यूब फर्टिलाइजेशन तकनीक दिया। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 12 की तरफ। प्रश्न नंबर 12 हमारा, संवहनी अर्थात वैस्कुलर पौधों में पानी ऊपर किससे जाता है? तो इसके 4 ऑप्शन हमारे सामने हैं। पहला ऑप्शन है फ्लोएम टिश्यू। दूसरा ऑप्शन है पेरेन्काइमा टिश्यू। तीसरा ऑप्शन है मेरिस्टेम और चौथा ऑप्शन है जाइलम टिश्यू। तो इसके 4 ऑप्शन हमारे सामने हैं। इसमें हमें बताना है कौन सा सही है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर डी हो जाता है जाइलम टिश्यू, ये सही होगा। वैस्कुलर पौधों में पानी ऊपर जाइलम टिश्यू के द्वारा चढ़ता है। ठीक है, आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 13 की तरफ। ऑक्जेनोमीटर का प्रयोग करते हैं किस लिए? इसके 4 ऑप्शन हमारे सामने हैं। प्रकाश संश्लेषण की दर नापने में, वृद्धि दर नापने में, रसाकर्षण की दर नापने में, ऊर्जा ह्रास की दर नापने में। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर बी, वृद्धि दर नापने में ऑक्जेनोमीटर का प्रयोग करते हैं हम। इसका आविष्कार जेसी बोस अर्थात जगदीश चंद्र बोस के द्वारा किया गया। प्रकाश संश्लेषण की दर लाल रंग में सबसे अधिक होती है। बोस ने क्रेस्कोग्राफ का आविष्कार किया था। प्रश्न नंबर 14 है हमारा, किस ऊतक ने नख, खुर और सींग बने होते हैं? इसके 4 ऑप्शन हमारे सामने हैं। न्यूटाइड के, दूसरा ऑप्शन है काइटिन के, तीसरा ऑप्शन है केराटिन के और चौथा ऑप्शन है ट्यूनिसिन के। तो ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा हमारा केराटिन के, ये सही हो जाएगा। केराटिन प्रोटीन के नख, नुखुर और सींग वालों में भी बने होते हैं। प्रश्न नंबर 15 की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 15 हमारा, हमारे शरीर में कुल कितनी मांसपेशियां होती हैं? हमारे शरीर में कुल 639 मांसपेशियां होती हैं। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 16 की तरफ। चालनी पट्टिका एक भाग है। इसके 4 ऑप्शन हमारे सामने हैं। कैम्बियन का, जाइलम का, कॉर्टेक्स का या फ्लोएम का। तो इसका जो ऑप्शन नंबर डी है फ्लोएम का, ये सही हो जाएगा।
चालनी पट्टिका पोषवा अर्थात फ्लोएम का एक भाग है। कैम्बियन तथा कार्क कैम्बियन के कारण पौधे, तना तथा जड़ के मोटाई में वृद्धि होती है। पौधे में जल एवं खनिज लवण का संवहन जाइलम के द्वारा होता है। वैसे पौधे जो जल में पूर्ण रूप से तथा आंशिक रूप से जल में डूबे रहते हैं जलोद्भिद कहलाते हैं। हाइड्रोफाइट्स जिसे बोलते हैं, जैसे कमल हो गया, कमल का फूल, जो कमल के पौधे होते हैं, सिंघाड़े के पौधे होते हैं, जो जलकुंभी इत्यादि के पौधे जो होते हैं ये हाइड्रोफाइट्स में आते हैं। एक पॉइंट छूट गया था दोस्तों। फ्लोएम के द्वारा पौधे में भोज्य पदार्थ का संवहन होता है। प्रश्न नंबर 17 की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 17 है हमारा, जल संवर्धन विधियों से पादप उगाने के प्रणाली को कहते हैं। इसके 4 ऑप्शन हमारे सामने हैं। पहला ऑप्शन है जलानुवर्तन, दूसरा ऑप्शन है जल भित्ति, तीसरा ऑप्शन है जल संवर्धन, चौथा ऑप्शन है जलोद्भिद। तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी है जल संवर्धन वो सही हो जाएगा। जल संवर्धन विधियों से पादप उगाने की प्रणाली को जल संवर्धन कहते हैं। प्रश्न नंबर 18 हमारा, द्विबीज तने में दारू और पोषवा के बीच उपस्थित रहता है, अर्थात जाइलम और फ्लोएम के बीच उपस्थित क्या रहता है, इसको आपको बताना है। जिसके ऑप्शन 4 हैं हमारे सामने। पहला ऑप्शन है एधा, जिसे कैम्बियन बोलते हैं। दूसरा ऑप्शन है मंड आच्छद, तीसरा ऑप्शन है मज्जा और चौथा ऑप्शन है रंभ। तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए है कैम्बियन, ए सही हो जाएगा हमारा। संवहन फूल में कैम्बियन पाया जाता है। इनके पुष्प 4 या 5 के गुणांक में होते हैं। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 19 की तरफ। प्रश्न नंबर 19 है हमारा, फन में जाइलम है। तो इसके 4 ऑप्शन हमारे सामने हैं। मध्य आदिदारुक, दूसरा है बाहु आदिदारुक, तीसरा ऑप्शन है वाम आदिदारुक और चौथा ऑप्शन है अंतः आदिदारुक। ठीक है, इसमें जो ऑप्शन नंबर सी हो जाता है वाम आदिदारुक, ये सही हो जाएगा हमारा। वाम आदिदारुक सबसे बाहरी कोशिका होती है। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ चलते हैं। फ्लोएम का दूसरा नाम है, फ्लोएम का दूसरा नाम को बास्ट कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 21 है, ऊतकजन जिसके वाम त्वचा बनती हैं वह है। जिसके 4 ऑप्शन हमारे सामने हैं। पहला ऑप्शन है त्वचाजन, दूसरा ऑप्शन है वलकुटजन, तीसरा ऑप्शन है रंगभन और चौथा ऑप्शन है गोपकजन। तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए है हमारा त्वचाजन, वो सही हो जाएगा। त्वचाजन वह समूह है जिससे ऊतकजन द्वारा वामजन बनता है। प्रश्न नंबर 22 की तरफ चलते हैं। ऊतक संवर्धन की अवधारणा किसकी थी? तो इसका ऑप्शन नंबर जो है ए सही हो जाएगा, हाफ मिस्टर। प्रश्न नंबर 23 की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 23 है हमारा, जिसके 2 कथन दिए गए हैं। सम्मिश्र ऊतक एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से बनता है, यह पहला कथन है हमारा। और दूसरा कथन दिया हुआ है मेरिस्टेम अस्थायी ऊतक के उदाहरण हैं। ठीक है, तो इसके 4 ऑप्शन हमारे सामने है। इसमें से बताना है कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी है
कथन 1 और 2 दोनों सही हैं, अर्थात सम्मिश्र ऊतक एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से बनता है। और दूसरा जो हमारा कथन है, मेरिस्टेम अस्थायी ऊतक के उदाहरण है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 है, अंतर्वेशी विभाज्योतक किसमें पाया जाता है? तो इसके 4 ऑप्शन हमारे सामने हैं। पहला ऑप्शन है नोड, दूसरा ऑप्शन है पार्श्विक कली, और तीसरा ऑप्शन है अंत्यक कली, चौथा ऑप्शन है आंतरिक नोड। तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी है सही हो जाएगा, पार्श्विक कली। इसका एक्सप्लेनेशन है, पादपों में विभाजन की क्षमता वाले अविभेदित कोशिकाओं के समूह को विभाज्योतक या मेरिस्टेमेटिक ऊतक कहते हैं। विभाज्योतक एक पादप ऊतक है जिसका कार्य नई कोशिकाएं बनाना है। ठीक है।